है। चुनाव में वो किसे अपना मुकाबला मानकर रणनीति बना रही हैं? क्या इस बार वो आरएसएस की तरह घर घर पहुंचकर तैयारी करेंगी? मायावती ने लखनऊ में रैली की तो भीड़ उमड़ पड़ी। ये वो भीड़ थी जो अपने साथ रोटियां बांध कर लाई थी। सोचिए कितनी कमिटेड जनता होगी जो सिर्फ मायावती के नाम पर इकट्ठी हुई। वरना रैलियों में लोग तब जाते हैं जब कम से कम खाने पीने का अच्छा इंतजाम हो। कई बार तो लोग बारात जैसा स्वागत मांगते हैं। मायावती यूपी के सभी 18 मंडल समेत पश्चिमी यूपी के 7 जिलों में नाइट कैंपिंग के लिए हां कर चुकी हैं। 2007 के बाद से मायावती की राजनीतिक सक्रियता लगातार घटती गई। इसका असर सीट के नंबर और वोट शेयर पर भी दिखा। 2007 में 206 सीट और 30% वोट शेयर हासिल करने वाली बीएसपी 2012 में 80 सीट और 25% वोट शेयर पर आ गई। 2017 में आंकड़ा और गिरा, 19 सीट के साथ ये वोट शेयर 22% हो गया। 2022 में आंकड़ा इतना गिर गया कि गिनती उंगलियों पर करना मुश्किल, एक सीट के साथ 13% पर वोट शेयर आ गया। इस बार मायावती यूपी के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नहीं बल्कि अभी से अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती हैं। अक्टूबर को लखनऊ में रैली हुई, उसके बाद 19 अक्टूबर को दिल्ली में 5 बैठकें। ये तो अभी प्रोमो है, पूरी पिक्चर मायावती मुख्य किरदार में भी नजर आएंगी क्योंकि पिक्चर बाकी है। बीएसपी सुप्रीमो ने इस बार एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए अभी से चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। सोर्स बता रहे हैं इस चुनाव में मायावती और ओवैसी एक साथ होंगे। दोनों में बातचीत हो चुकी है, सीट शेयरिंग पर बात लगभग फाइनल है। इससे पहले कि हम प्रश्नकाल डिबेट की शुरुआत करें, आइए आज आपको प्रश्नकाल के सवालों से रूबरू और वाकिफ करा दें। जी हां, प्रश्नकाल का सवाल नंबर 1, क्या आरएसएस की तर्ज पर काम करने जा रही है बीएसपी? सवाल नंबर 2, 16 साल में बीएसपी 206 से 1 पर कैसे सिमट गई? जी हां, और सवाल नंबर 3, क्या मायावती के पास एमवाई की काट मौजूद है? क्योंकि यही एमवाई समीकरण यूपी में जीत या हार का फलसफा गढ़ने और तैयार करने जा रहा है। सवाल नंबर 4, क्या अखिलेश यादव को बड़ा डेंट देने वाली है बीएसपी सुप्रीमो मायावती? और क्या यह पूरी तैयारी अखिलेश यादव को कमजोर करने की है? प्रश्नकाल का सवाल नंबर 5, समाजवादी पार्टी ने प्रवक्ताओं को बीएसपी पर प्रतिक्रिया देने से क्यों रोक रखा है? क्या अखिलेश यादव को इस बात का इम्कान अंदाजा हो गया है कि अगर बीएसपी पर अटैक किया तो नुकसान उनका खुद का होगा? क्योंकि अब यह बात समझ में आ चुकी है, क्लियर है कि यादव और मुस्लिम वोट बैंक की बदौलत यूपी में सरकार नहीं बनने वाली है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले घंटे लगातार यूपी की सियासत, उसकी बारीकियों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी हां, स्वागत कीजिए चंद्रमोहन चौबे जी का। प्रवक्ता हैं बीजेपी के। शरद सरन मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। चंद्रमोहन शर्मा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। गौतम राणे साहब मेरे साथ हैं, अंबेडकरवादी हैं। वो पक्ष रखेंगे किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती तैयारियां कर रही हैं और किस तरह से अब वो आगे की रणनीति बनाएंगे। इस यार गैस दिखाई स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं रुख करूंगा शरद सरन साहब का, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। शरद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शरद सरन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शरद सरन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको बिल्कुल लाउड एंड क्लियर सुन पा रहा हूं। ठीक है शरद सरन जी, प्लीज पीसीआर स्क्रीन पर गेस्ट को दिखाइए। शरण जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि मायावती जिस तरह से तैयारी कर रही है एमवाई समीकरण की, वो काट ढूंढ रही हैं, एमवाई के बदले वो डीएम जो उनका अपना फॉर्मूला है दलित और मुस्लिम का, उस पर काम कर रही हैं, बहुत एक्टिव हो गई हैं। और सूत्र ये बता रहे हैं कि उनके निशाने पर बीजेपी नहीं बल्कि अखिलेश यादव हैं और उनका पीडीए है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है, एक लंबा दौर निकल गया है इस देश में, जिस तरीके से अलग अलग दलों के ऊपर अलग अलग पार्शियल इंप्रेशंस क्रिएट करने की कोशिश किए जा रहे हैं। जितना भी समय मैंने सामाजिक जीवन में बिताया है, ग्राफिक्स चेंज करिए, पीसीआर प्लीज चेंज ग्राफिक्स, सवाल हटाइए। जी जी। और उसमें मैंने जो ऑब्जर्व किया है जी, मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि किसी भी जगह भारतीय जनता पार्टी पे ये इल्जाम लगाया गया हो कि उनका टीवी उनका वोट बैंक है। और टीवी का फुल फॉर्म मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं एमवाई का भी फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा।
पता है मैं सजी सिर्फ को। ये बताने की सरन साहब कोशिश कर रहा बताने की हूँ, जरूरत नहीं, सबको पता है वो फुल फॉर्म। मैं सिर्फ हाँ हाँ मुझे, हाँ जी हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। अगर एमवाई पता है तो फिर टीवी भी पता है पूरे देश को, जी मैं यही जी बताने की कोशिश भी कर रहा हूं। जी जी तो हर पार्टी का एक बेस वोट बैंक होता है, जी। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल हो, हम्म वो जनमानस में सभी समाज के लिए काम करती है। हम्म कुछ दलों को छोड़ के हम्म जो देश में धार्मिक बंटवारे की राजनीति करते हैं, आप उनको छोड़ सकते हैं। हम्म बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं, पूरे देश के हर धर्म के, हर समाज के, हम्म हर संप्रदाय के जनमानस के लिए काम करती है। हम्म जहां तक बात रही एमवाई और पीडीए की, हम्म तो आपने इस चीज को मेंशन किया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम्म शायद ही ऐसा जनमानस में कोई समाज और संप्रदाय हो जो हम्म आज खुल के हमारे साथ नहीं है। हम्म और मैं बहुत बेबाकी से अपनी बात रखता हूं, हम्म सिर्फ और सिर्फ वो हमारे साथ इसलिए हो कि हमारी योजनाएं हैं कुछ, हम्म या हमारे एजेंडाज हैं कुछ, ऐसा ही नहीं। हम्म हमारे साथ बहुत सा ऐसा भी समाज है हम्म जो भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने के तरीके, उनकी हम्म नफरत की राजनीति, हम्म धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के तरीके और हम्म छद्म राष्ट्रवाद के विरोध में हम्म ये पाती है कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कोई बेदखल कर सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी, हम्म और वो जनमानस हमारे साथ में है। हम्म मैं और बेबाकी से और आगे लेके चलता हूं आपको। हम्म एक बड़ा समाज, हम्म एक बड़ा समाज ये चाहता है हम्म कि जो बाम सेफ का आंदोलन था, जो बसपा का आंदोलन था, जो काशीराम जी की मेहनत थी, हम्म जो मायावती जी ने संघर्ष किया, हम्म वो खत्म ना हो। और वो उसका बड़ा तबका, जब आप गांव में गली में एक एक दरवाजे पे जाके उनसे बात करते हैं, हम्म तो वो बहुत बेबाक राय रखते हैं। हम्म और वो ये कहते हैं कि हमारे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के चंगुल से निकल के समाज के लिए खुल के सड़क पे लड़ने की ताकत हम्म तब मिलेगी जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएंगे। हम्म हम्म तो वो वर्ग जो विचारधारा से भी शायद हमारे साथ ना हो, हम्म लेकिन आज की तारीख में पीडीए के उस छाते के नीचे खड़ा है हम्म। कि सबसे पहले देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, उसके बाद ठीक है कोई और बात करनी है। ठीक है। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे किसी पिता के 4 बच्चे हों, और जब उन पे हमला होता है तो वो चारों बच्चे मिलकर ये तय करते हैं कि पहले हम परिवार और खानदान ठीक है शरण, संभालेंगे, ठीक उसके है, बाद कोई और बात। ओके, डन सर, डन सर, ठीक है। मैं चंद्रमोहन जी के पास जा रहा हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चंद्रमोहन जी, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शरद सरन जी थे। अब से ठीक 2 महीने पहले अखिलेश यादव ने मायावती पर बहुत सारे तंज कसे, उनकी सियासत पर, उनके काम करने के तौर तरीकों पर। गेस्ट हाउस कांड का जिक्र बार बार स्वयं मायावती जी करती रही हैं, गाहे बगाहे हर मंच से। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही हैं। फिर अखिलेश यादव ने यह ताकीद की अपने प्रवक्ताओं को कि मायावती या बीएसपी पर अपनी टिप्पणी ना करें। हमारी जो रिसर्च है, जो हमने पिछले 6 महीने साल भर का नैरेटिव समझा है यूपी का, 2027 में विधानसभा चुनाव है, उससे ये लग रहा है कि अब बीएसपी के निशाने पर अखिलेश यादव, उनकी पीडीए वाली राजनीति, एमवाई समीकरण है। इसीलिए समाजवादी पार्टी थोड़ा सा लचर हुई है और प्रवक्ताओं को ये सूचना दी गई भाई कि बीएसपी और मायावती के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन अब जो पीडीए के जरिए दलित जो वोट बैंक पर अभी तक अपना कब्जा जमाती रही समाजवादी पार्टी, और उनका वोट भी उन्हें बहुत मिला है, अब मायावती कमबैक कर रही हैं। अब आप सोचिए, एक वक्त में जो पार्टी 206 सीटें लेकर आई थी सरकार बनाने के लिए, अब वही पार्टी 1 सीट पर आ गई। वोट शेयर 33-34% से घटकर 13% पर आ गया। तो सीट शेयरिंग पर भी बात हो रही है। 18 मंडलों में वो कैंप करने वाली हैं। और खुद ये सूत्र हमारे बता रहे हैं, जो उनका थिंक टैंक है, वो कह रहे हैं कि हमको आरएसएस की तर्ज पर काम करना होगा। हर मंडल में जाना होगा, हर कस्बे में जाना होगा, हर गली में जाना होगा, लोगों से कनेक्ट करना होगा। तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को फॉलो कर रही हैं। और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी डरी हुई दिखाई तो दे रही है। तभी तो कहा कि भाई बीएसपी पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे आप लोग। चंद्रमोहन जी। अमित जी, चाहे कोई भी दल हो, उसको अधिकार है, उसको अधिकार है अपनी पार्टी को, आपके सिद्धांतों को, विचारों को जनता के बीच में ले जाने का, और उन्हीं के अनुरूप अपने विचारों और सिद्धांतों के अनुरूप जनता से समर्थन मांगने का। तो बहन मायावती जी लोगों के बीच जाएंगी, उनको काम करना है। वो भाई राजनीतिक दल है, स्वतंत्र राजनीतिक दल है,
जी। वो अपने अनुरूप कुछ भी कर सकती हैं। राइट। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, राइट। तो देखिए अमित जी, ये अगर इनको लगता है कि इनका चाल चरित्र और चेहरा जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता नहीं जानती है, तो ये इनको भ्रम है। ये इनके अंदर भ्रम है, और उस भ्रम को ये जितना पाले रखे, ये स्वतंत्र हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता जिसकी ये झूठी जो पीडीए की बात करते हैं, वो दलित भूले नहीं हैं, वो गेस्ट हाउस कांड नहीं भूले हैं। जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने अंबेडकर जी के नाम पर कन्नौज में बड़े मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया। ये किससे भूला कोई नहीं है। यही लखनऊ का जो जनेश्वर मिश्र पार्क है, वो पार्क जो है अंबेडकर जी के नाम पर था, उसको इन्होंने बदल दिया। यही नहीं, जो भीमनगर हुआ करता था संभल, उसका नाम बदल दिया। इन्होंने रमाबाई का जो कानपुर देहात हुआ करता था उनके नाम पर, उनका नाम बदल दिया है। तो देखिए अमित जी, प्रदेश की जनता और खासकर दलित भाई बंधु सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा अगर शोषण किसी का उत्तर प्रदेश में किया है तो वो दलितों का किया है, उनके मान स्वाभिमान से किया है, उनके नेताओं का किया है। तो इस प्रकार वो चाहे जितना भी भ्रम कर ले, 2024 में इन्होंने आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, ये इन्होंने भ्रमित कर लिया था। लेकिन 6 महीने बाद ही जब उपचुनाव हुआ तो इनका झूठ भ्रम अफवाह जो इन्होंने काट की हांडी चढ़ाई थी ना, वो टूट गया और 10 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आ गई जी। तो ये चाहे अब जो कुछ भी कर लें, ये चाहे अपना ये माया रूपी काल नेमी का रूप धारण करके अपना भेष कुछ भी बना ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता खासकर दलित भाई जानते हैं कि सबसे ज्यादा शोषक वर्ग कोई अगर है, शोषण करने वाला अगर कोई है, तो वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। इन्हीं के नेता ने अम्बेडकर जी को कहा था कि ये जो अंगूठा दिखाते हैं, हाथ ऊपर उठाकर कहते हैं जो सामने जमीन है उस पे कब्जा करना है। इन्होंने भूमाफिया बोला है अम्बेडकर जी को, क्या क्या नहीं कहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये झूठा पीडीए बनाए, पीडीए में कोई नहीं है, इनके साथ सिर्फ वही है। यादव के नाम पर जो पीडीए पिछड़े के नाम पर इनके पास यादव हैं। जब सांसद बनाना होता है तो सिर्फ 5 यादवों को टिकट देते हैं, और 5 कहां देते हैं? अपने परिवार के लोगों को। जी, और 5 सांसद आज यादव जो 5 सांसद है ना पिछड़े के नाम पर, तो वो 5 परिवार के हैं कि कहीं इनको पूरे उत्तर प्रदेश में कोई और दूसरा यादव नहीं मिला। ठीक है चंद्रमोहन जी, ठीक है, ठीक है, नहीं कर सकते। ठीक है, आप स्टे विथ मी चंद्रमोहन जी, स्टे विथ मी। मैं गौतम राणे साहब के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन जी उनके पास जाऊंगा। राणे साहब, ये सब पूरा जो चल रहा है कार्यक्रम कि मायावती अलग अलग मंडलों में जाकर, सर गौतम राणे जी का ऑडियो दीजिए। राणे साहब, मैं यहाँ आवाज आ रही सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं गौतम जी आपसे कि मंडल में जाएंगे, एमवाई की कार्ड डीएम होगा, पीडीए पर हम निशाना है, अखिलेश बाबू का जो सियासी पैटर्न है पीडीए का, उसमें दलितों को तोड़कर अलग करने की योजना है, 18 मंडलों में जाएंगी, नाइट स्टे करेंगे। आप तो पुराने अंबेडकरवादी, आपको याद होगा जब काशीराम जी थे तो वो उनका बहुत तौर तरीका डिफरेंट था। वो गाँवों में जाते थे, पैदल किलोमीटर जाया करते थे, नाइट कैंप किया करते थे, लोगों के साथ चाय पीते थे, खाना खाते थे, नब्ज टटोला करते थे लोगों की। दलितों के बीच में उनकी स्वीकारोक्ति बहुत ज़्यादा थी, जो इस वक्त किसी और नेता की उतनी स्वीकारोक्ति नहीं है। लेकिन एक वक्त 206 सीट से अब 1 सीट पर आई है बीएसपी। मायावती कमबैक करने की कोशिश कर रही हैं। ये कोशिश सच में असल में कोशिश हो रही है या कोई और रणनीति है? अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको साष्टांग दंडवत करता हूं और सारे मीडिया हाउसेज को साष्टांग दंडवत करता हूं कि आप सभी ने बीएसपी को इतना जो प्रश्रय दे दिया है वो समझ से थोड़ा सा परे है। नहीं, हम सबको प्रश्रय दे रहे हैं, हम कांग्रेस को भी दे रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी को भी दे रहे हैं, हम तो सबको देते हैं। लेट मी फिनिश प्लीज। अभी हमारे शरद जी वो वाई की बात नहीं कर रहे थे।
फुल फॉर्म नहीं बता रहे थे, हम बताते हैं। यादव दरअसल ज्यादातर जानवर पालता है और भैंस भी पालता है। और भैंस जब बच्चा देती है भैंस, तो जनरली मर जाता है। जनरली मतलब अधिकांशतः मर जाते हैं। तो वो लोग करते क्या है, भैंस दूध देना बंद कर देती है। जब भैंस दूध देना बंद कर देती है तो मरे हुए बच्चे का चमड़ी निकाल करके उसमें भूसा भर के उसको लोग दूध छुड़ाने की कोशिश करते हैं। और उसी तरह मीडिया वाले आजकल बहन जी के साथ वो व्यवहार कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है, आपने कहा कि मानवर कांशीराम जी को आपने काम करते हुए देखा था। हमने देखा नहीं था दोस्त, हमने उनके साथ काम किया है। चंद्रमोहन चौबे अभी बड़ा इनको प्यार उमड़ रहा था शेड्यूल कास्ट से। ये दलित किसको कहते हैं मुझे नहीं मालूम, दलित कौन है। शेड्यूल कास्ट से बड़ा प्यार उमड़ रहा था। तो गेस्ट हाउस कांड बहुत याद आ रहा था। तो ये नहीं समझ में आया कि अगर गेस्ट हाउस कांड और शेड्यूल कास्ट का एक्सप्लॉयटेशन वाकई अगर इतना बड़ा मुद्दा था, तो बहन मायावती जी ने 2019 में गठबंधन आखिर अखिलेश से किया क्यों? प्रश्न ये उठता है। अगर उन्होंने गठबंधन किया तो इसका मतलब उन्होंने ये मान लिया था कि जो कुछ भी गलतियां हुई हैं या तो उस पर समझौते हो गए हैं या फिर वो गलतियां नहीं थी, कहीं न कहीं से एक साजिश रची गई थी और वो सब दोनों को लोग साजिशों के शिकार हो गए थे। अब प्रश्न ये उठता है कि 206 सीट जो आई थी वो कोई तैयारी से नहीं आई थी। उस समय हम लोग भी थे। हम लोगों को भी ये विश्वास नहीं था कि बीएसपी को 206 सीटें आएंगी। राइट। हाँ, ये हम लोग जरूर मान के चलते थे कि 150 प्लस जाएंगे। लेकिन उस समय क्योंकि गुंडागर्दी के खिलाफ चुनाव का माहौल बनाया गया था कि समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी के खिलाफ ये चुनाव लड़ा जाना है, जिसकी वजह से माहौल ये बना कि कांग्रेस उस समय बहुत मजबूत नहीं थी, बीजेपी मजबूत नहीं थी, तो दूसरी पार्टी केवल बीएसपी मजबूत थी। इसलिए जो 30% वोट ट्रेडिशनल वोट नहीं हुआ करता किसी का, वो वोट इधर शिफ्ट हो गया था, बीएसपी की तरफ शिफ्ट हो गया था, जिसकी वजह से 206 सीटें आ गई थी। और उसी 206 सीटें ने बहन मायावती जी को बीएसपी जो मान्यवर कांशीराम जी ने बनाया था बहुजन समाज पार्टी, उसका फुल फॉर्म बदलने के लिए उनको प्रेरित किया। और उसका फुल फॉर्म बदल करके उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से बहन जी संपत्ति परियोजना बना दिया। और जब बहन जी संपत्ति परियोजना बना दिया तो जाहिर सी बात है, जब ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में छोटे छोटे हर जगह के अपने सिपह सालार होते हैं, जिनके अपने जनाधार होते हैं, उनको साथ लेकर के चलना पड़ता है। लेकिन बहन मायावती जी को यह लगा कि ये तो मेरी करामात है, इसलिए उन्होंने 122 स्टैंडिंग एमएलए के टिकट काट दिए। जिसको इतनी भी सलाहियत ना हो कि 122 विधायकों के, जब आप स्टैंडिंग सिटिंग विधायकों के आप टिकट काटेंगे तो वो भले ना चुनाव जीत पाए, लेकिन आपके कैंडिडेट को चुनाव हराने के लिए पर्याप्त होता है। आपकी बड़ी पॉपुलरिटी हो, उन्होंने बड़ा गंदा काम किया हो, गंदा काम करने के लिए आपने अवसर दिया, लेकिन सरकार उसकी बनती है जिसके विधायकों की संख्या आधे से ज्यादा, कम से कम 203 विधायकों की संख्या हो या 202 विधायकों की संख्या हो, तभी सरकार बन सकती है। ये उनको कभी भी। और रही बात ये, जैसा कि अभी आपने कहा कि बहन मायावती जी के निशाने पे बीजेपी नहीं है, नहीं बीजेपी नहीं है, बीजेपी नहीं है। इसका मतलब यह है कि बहन जी सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ ही नहीं रही। वो लड़ाई लड़ रही हैं कि लीडर अपोजिशन कौन बनेगा। और अब लीडर अपोजिशन कौन बनेगा, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बनेगा या हम बनेंगे, लड़ाई उसकी लड़ रहे हैं। ठीक है गौतम राणे जी। और जहां तक मैं एक बात, जहां तक आपने ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से उनके गठबंधन होने जा रहे हैं,
जो नहीं होने वाले हैं। अगर हो जाए, कहीं से गलती से हो जाए, तो 265 विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां शेड्यूल कास्ट और मुसलमान इकट्ठे होकर के वोट कर दें तो उन्हें कोई चुनाव हरा ही नहीं सकता। 48.5% से लेकर के 62% तक 265 विधानसभा सीटों पे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये हम कह रहे थे कि ये जो बहन जी का तमगा है, मुझे लगता है कि इस समय वो चाबी से चलने वाली खिलौना हो गई है। जितनी चाबी भरी जाती है उतना चलती है। कभी कभी लगता है गौतम रानी जी, कभी कभी नहीं लगता है कि आप मायावती से बहुत खार खाए हुए हैं, नाराजगी बहुत दिखाई देती है आप में, क्योंकि आप असली अम्बेडकरवादी हैं, काशीराम जी के साथ आपने काम किया। हाँ, ये नाराजगी नहीं है। ये सिर्फ इस बात की तकलीफ है जी कि जिस आंदोलन को मान्यवर कांशीराम जी ने चलाया था, डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत था, उसको किस तरह से बेचा गया है। ठीक है, और किस तरह से चंद्रमोहन जी के पास जा रहा हूं। ठीक है गौतम राणी जी, प्लीज स्टे विद मी सर। उस पे तकलीफ है। ठीक है, स्टे विद मी, वी हैव लॉट ऑफ टाइम सर। मैं आपके पास आता हूं, चंद्रमोहन जी के पास जा रहा हूं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। चंद्रमोहन जी, आप तो यूपी की सियासत को बहुत करीब से समझते भी हैं और आप बहुत सालों से एनालिसिस करते भी आ रहे हैं। इस बार 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, मेरे साथ कल भी एक प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के थे, मैंने उनसे पूछा कि 2027 के लिए आपकी क्या रणनीति है। तो मायावती जिस फुटप्रिंट पर आगे बढ़ रही हैं, राणे साहब ने भी थोड़ा क्लेरिफाई किया है, शरद सरन साहब भी अपना नैरेटिव बता रहे हैं। इस बार अखिलेश यादव ने जो बयान दिए हैं, जो बातचीत की है बिहार में, जिस तरह से हार महागठबंधन की हुई है, क्या 2027 में आप खुद को समाजवादी पार्टी के साथ एक अलाई के रूप में यूपी में देख रहे हैं या इंडिपेंडेंट फाइट करने जा रहे हैं? क्योंकि मायावती का जो अब जो झुकाव है, जो उनका इंक्लिनेशन है, वो साफ साफ राणे साहब ने कहा कि शी इज नॉट फाइटिंग फॉर कि उनको सत्ता बदलने की लड़ाई नहीं है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के चक्कर में कि भाई विधानसभा में बैठने की जगह मिल जाए, लोकसभा में बैठने की जगह मिल जाए। अब उनका ये माइंडसेट हो गया है। आपका एनालिसिस क्या कह रहा है यूपी के लिए? देखिए अमित जी, आज जो 2027 की लड़ाई होगी उसके अंदर कांग्रेस पार्टी तो अपने उस जनाधार की तरफ बढ़ रही है जो जनाधार उसके हाथ से कई सालों से छूटा हुआ है, और हमारा अलायंस सपा के साथ है। हम उस अलायंस पार्टनर के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं और उस अलायंस पार्टनर के रूप में जो भूमिका आगे आएगी वो आने वाला बता देगा। लेकिन अब सब घूम फिर के बात आती है, जैसे आपने बीएसपी की बात करी कि बीएसपी का क्या वर्जन है और क्या पोजीशन के ऊपर वो पार्टी खड़ी है और किस तरह से रोल चल रहा है। देखिए आज जो अम्बेडकरवादी लोग हैं और जो उस तरह का एक जो समाज है, वो समाज ही अपने आप में अम्बेडकर वर्सेस बीएसपी हो चुका है। राइट। आज वहां पर उसके समाज के लोगों की बात रखने वाला कोई नेतृत्व नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो बात कर सके। मैं यहाँ पर किसी का विरोध नहीं कर रहा, समर्थन नहीं कर रहा, पॉइंट टू बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस पार्टी को सत्ता में लोगों ने दिया वो एक नारे के तहत आके धर्म, मजहब और जात को भूलकर सिर्फ धर्म की राजनीति के ऊपर आकर वोट देकर सत्ता पे बिठा दिया। उस गेरुए रंग की राजनीति ने देश के अंदर जो मानवाधिकार था, जो मानव का एक अधिकार था, जो व्यक्ति का अधिकार था, जो संविधान के तहत रहता था, उसको तार तार करके नोच डाला है। यही कारण है कि अगर एक दलित अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए शादी करता है और अगर वो घोड़ी पे बैठ के जाता है, ये उसका आजादी के बाद अधिकार था, वो अधिकार उससे मिलता था, मिल रहा था, उसके ऊपर अंकुश कैसे लगा? क्योंकि कुछ ऐसी सामंतवादी ताकतें जो सत्ता में आकर सत्ता को अपने पैरों में समझ लिया और उसकी अनदेखी करने के लिए उन्होंने एक नारा और एक रंग का सहारा ले लिया, जिसके कारण वो वर्ग जो कभी मंदिर की डोरी के पीछे रहता था, जिसको जो अधिकार 1947 के बाद मंदिर तक जाने का मिला, वो फिर दोबारा से पैदा हुआ। आज वही समाज, उसी समाज के अंदर जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो बिल्कुल दर्द में वो इस बात को कह रहे हैं जो बात किसी समय माननीय काशीराम जी कहा करते थे। और बहन जी की तो बात है, बहन जी ने तो उनकी राजनीति किस हिसाब से तो वो जाने, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो इशारा है वो बीजेपी के पास रुका हुआ है, वो बीजेपी के दरवाजे पर। चंद्रमोहन जी, एक सवाल मेरा ये भी था चलने वाला कि ये जो गियर शिफ्टिंग हो रही है चुनाव से पहले, क्योंकि कांग्रेस की बहुत चर्चा देखिए यूपी में नहीं है, यूपी के तमाम नेताओं से बात होती है, प्रवक्ताओं से हम मिलते जुलते रहते हैं और बहुत सारे जो रिसर्च एनालिसिस और आर्टिकल्स आ रहे हैं उस पर भी हम बातचीत करते हैं। लेकिन चंद्रमोहन जी, यूपी में बात समाजवादी पार्टी की हो रही है, प्रोमिनेंटली बीजेपी की बात हो रही है, बीएसपी की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस का जनाधार, आपकी शिफ्टिंग वो थोड़ा क्लैरिटी के साथ नहीं है।
या आप प्रोजेक्शन अभी आप लोग और इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि कल आपके एक प्रवक्ता से बात हुई तो बोले कि हम बूथ लेवल तक अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, अलग अलग मंडलों में, अलग अलग जिलों में हम अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं। लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव देख लीजिए, पिछला लोकसभा चुनाव देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, ऐसा लगता है कि मिसिंग लिंक है जो कांग्रेस सेटल नहीं कर पा रही, सेट नहीं कर पा रही। और यूपी में स्थिति और भी खराब थी, पिछला चुनाव आपको याद है चंद्रमोहन जी। तो इस बार क्या कुछ आपको लग रहा है, कुछ रिवाइव होने का लग रहा है आपका, कुछ रिवाइव प्लान है आपका? नहीं अमित जी, कोई मिसिंग लिंक नहीं है। हमारी पार्टी एक नए सर्जन की दौर से गुजर रही है, संगठन सर्जन चल रहा है। राहुल गांधी जी के और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व के अंदर पार्टी एक नए संगठन के दौर के ऊपर आई है और नए चेहरे और नए लोगों को पदों के ऊपर नई जिम्मेवारी मिल रही है, जो बूथ लेवल से, ब्लॉक लेवल से, प्रदेश लेवल से, डिस्ट्रिक्ट से और जिले तक की जिम्मेवारी को संभाल रहे हैं। जो संगठन की कुछ कमियां थी उस पर हमारा काम हमने अक्सर करके हर जिम्मेवार लेवल पे आगे जा रहा है। लेकिन अब देखिए बात क्या है, आज देश की राजनीति के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दे तो कौन हो चुके हैं? मुद्दों की राजनीति के ऊपर तो धर्म और रंग हैवी हो गया है। आज अगर किसी आपके चैनल, एक प्रतिष्ठित चैनल है, आप एक अच्छे एंकर हैं कि जब आप किसी मुद्दे को लेकर आते हैं तो उस मुद्दे की चर्चा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी चैनल हैं जिन्होंने पूरा ही अपना, कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपना पूरा सरोकार बेच दिया। उनकी चर्चा आज झंडे की होगी, उनकी चर्चा मुसलमान के कहे हुए किसी वक्तव्य की होगी। क्या देश को आज उसकी जरूरत है? क्या उत्तर प्रदेश को आज उसकी जरूरत है? उत्तर प्रदेश को आज भी उसकी जरूरत है कि उसके देश, उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो अगर एक सरकार सेटल होने के बाद 4 इंजन की सरकार है तो उसको रोजगार क्यों नहीं मिला? उत्तर प्रदेश आज भी जानना चाहता है कि उसका जो विद्यार्थी है, जो स्कूल से इंटर में पास करके कॉलेज में जाता है और एक स्टैंडर्ड लेवल की एजुकेशन चाहता है, उसके पेपर लीक क्यों हो जाते हैं? ठीक है चंद्रमोहन जी, उत्तर प्रदेश का वो नागरिक आज भी चाहता है कि मैं अगर निम्न वर्ग में हूं तो मेरे साथ, मेरे व्यक्ति के साथ अपमान को किया जाता है। तो उन मुद्दों की चर्चा तो होती ही नहीं। कांग्रेस उन्हीं मुद्दों के ऊपर बेस बनाकर अपने को आगे बढ़ा रही है और हमारे संगठन के हिसाब से और हमारे अलायंस के हिसाब से आगे। फेयर इनफ सर, ठीक है चंद्रमोहन जी, प्लीज स्टे विथ मी। वक्त ब्रेक का है, प्रश्नकाल में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम ये चर्चा करने वाले हैं कि जो राजनीति में जातिगत समीकरण यूपी में हैं, उन समीकरणों के बदौलत आने वाले विधानसभा चुनाव किस तरह से प्ले करने वाले हैं। हम बीएसपी की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव पीडीए का जो जाल है, जो उनका एक केज है, उससे बाहर आकर वोटर्स को यह बता पाएंगे कि समाजवादी पार्टी सबकी है, किसी जाति या समुदाय विशेष की नहीं? प्रश्नकाल में ये सवाल अभी बाकी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं, तमाम मेहमान बनेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, जब पड़ जाता है सवालों का काल, हम लेकर आते हैं प्राइम न्यूज पर प्रश्नकाल। आज चर्चा हम यूपी की सियासत पर कर रहे हैं। क्या मायावती का बड़ा कमबैक होने वाला है? क्या अखिलेश यादव की मुश्किल बढ़ने वाली है? और क्या इस बार मायावती के निशाने पर बीजेपी ना होकर अखिलेश बाबू और उनका पीडीए वाला टूल है? एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, रत्नाकर सिंह जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, शरद सरन मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, गौतम राणे साहब हैं, अम्बेडकरवादी हैं, काशीराम जी के साथ एक लंबा वक्त उनको रहा है अनुभव का, उनके साथ उन्होंने काम किया है। रत्नाकर सिंह जी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। रत्नाकर जी, हम चर्चा यूपी की सियासत पर कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मसला इस बात का है कि अब यह खबर क्लियर हो गई है कि मायावती के निशाने पर बीजेपी नहीं है, वो अखिलेश यादव के पीडीए वाले टूल पर काम करना चाहती हैं। एमवाई को काटने के लिए वो डीएम लेकर आ रही हैं, यानी दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बना रही हैं। अलग अलग मंडलों में चुनाव प्रचार करेंगी, लोगों के साथ खाएंगी, चाय पिएंगी, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेगी। 18 मंडल पश्चिम यूपी के 7 जिले उन्होंने चुने हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो जाति का समीकरण है, यानी जो सवर्ण है 19% है, मुस्लिम भी 19% है, ओबीसी करीब करीब 40% यूपी में है, दलित करीब 20 और अन्य 2%। यानी अब यह बात क्लियर हो गई रत्नाकर सिंह जी कि आप यादव और मुसलमान वोट के भरोसे यूपी में सरकार नहीं बना सकते। और मायावती जी जो एक वक्त विधानसभा चुनावों में यूपी की सियासत में एक बहुत मजबूत उनका पक्ष था, एक बहुत मजबूती से राजनीति करती थी, 206 सीटें लेकर सरकार बनाई, अब 1 पर पहुंच गई हैं, हो सकता है आगे 0 पर भी पहुंच जाए अगर बेहतर काम नहीं करते हैं। मुझे लगता है जातिगत समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है रत्नाकर सिंह जी यूपी में सरकार बनाने के लिए। और इस वक्त अखिलेश यादव की मुश्किल थोड़ी तो जरूर बढ़ी होगी, क्योंकि मायावती के निशाने पर अखिलेश बाबू हैं। सिंह साहब जी अमित जी, देखिए अभी महज 10 दिन पहले जो बिहार का चुनाव के नतीजे जो आए हैं,
उन नतीजों से यह एक चीज बहुत स्पष्ट हो गई है कि जो भी सरकार जनता के हित में काम करेगी, जनता के कल्याण के लिए काम करेगी, जनता के लिए लाभकारी योजनाएं लेकर आएगी, प्रदेश का विकास करेगी, देश का विकास करेगी, निश्चित रूप से जनता उसी को ही आशीर्वाद देगी। राइट। सारे जातीय समीकरण जो है वो उलटफेर आपने देखा कि बिहार के चुनाव में किस तरह हुए। आरजेडी की ही बात अगर मैं कर लूं तो 143 सीट पे आरजेडी ने 53 यादवों को दिया था टिकट और 19 मुसलमानों को दिया था टिकट। क्या हुआ आपने देखा, सबने, पूरे देश ने देखा कि क्या हालत। ये भले ही डीएम फार्मूला पे काम करे, ये भले ही पीडीए के फार्मूला पे काम करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही मूल मंत्र पे काम करती है और वो है सबका साथ सबका विकास। और हम ये जानते हैं कि हम अगर हमारे सारे भाई, हिंदू भाई अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस तरह के मूल मंत्र पे हम लोग काम करते हैं और सारे समीकरणों को उलटफेर करते हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुआ था कुंदरकी में, वहां पे 65% मुसलमान हैं कुंदरकी की विधानसभा में, राइट। लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। ये दर्शाता है कि हम अगर एकता दिखाएंगे, अगर एकजुटता दिखाएंगे तो निश्चित रूप से वह सरकार को चुन के लाएंगे जो आपके विकास के लिए और आपके हक के लिए लड़ती है और आपके लिए लाभकारी योजनाओं को लेकर आती है। और देखिए 2 टर्म तक तो सीएम सबने देखा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने काम किया है। तीसरे के लिए बिहार चुनाव के बाद यह 100% कंफर्म हो गया है कि 2027 में एक पिछले सारे मैंडेट को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में। ये सारे लोग आशान्वित है बिहार के रिजल्ट को देखते हुए, क्योंकि एक वन साइडेड विकास के नाम पे वोट पड़ा है। जाति, धर्म और पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन सब से ऊपर उठ करके सबने विकास के नाम पे और सुशासन के नाम पे वोट दिया है। और वही विकास, चूंकि हमारा सीमावर्ती राज्य है, वही विकास जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। और लोग जानते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश आज सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा है देश की अर्थव्यवस्था में। और आज वह $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी हमारी है उसमें लगभग $1 ट्रिलियन की उसकी सहभागिता है। तो ये सारे आंकड़े अपने आप में दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2027 में फिर से प्रचंड वोट से जीतने वाली है, क्योंकि वह विकास के नारे के साथ और विकास के मूल मंत्र के साथ, सबका विकास के मूल मंत्र के साथ हम मैदान में जाएंगे और लोगों के से संपर्क करेंगे। राइट, ठीक है शरद जी, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे। देखिए अब जी शरद जी के पास मैं दोबारा जाऊंगा, लेकिन चंद्रमोहन जी मैं आपके पास आ रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ये देखिए बीजेपी चाहे कितना विकास की राजनीति की बात करे, सबका साथ सबका विकास की बात करे, लेकिन पोलराइजेशन तो टूल बीजेपी के लिए बहुत बड़ा है। अब चाहे वो राम मंदिर मुद्दे के जरिए पोलराइज कर लें, हिंदू सेफ नहीं है उसके जरिए पोलराइज कर लें, या हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर पोलराइज कर लें, ये सब मसले रहते हैं। चंद्रमोहन जी इस पर चर्चा होती है। अब देखिए रत्नाकर सिंह साहब हैं हमारे साथ। अच्छा शरण जी आ गए, मैं माफी चाहता हूं चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास आऊंगा। शरद जी अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, देखिए बीजेपी के पास जो एक मास्टर टूल है वो पीडीए को भी फेल करता है, एमवाई को भी फेल करता है, डीएम को भी फेल करता है, सबको फेल करता है। अब सिंह साहब भी कह रहे हैं कि भाई चाहे राम मंदिर के मुद्दे पर पोलराइज कर लीजिए, चाहे संभल के नाम पर पोलराइज कर लीजिए, चाहे डर के नाम पर पोलराइज कर लीजिए, चाहे रोहिंग्या के नाम पर पोलराइज कर लीजिए। बिहार में कितनी बुरी हार महागठबंधन की हुई है ये देखने को मिला, अगर एसआईआर माइनस कर दिया जाए तो अब बीजेपी तो एक यूनिवर्सल टूल के साथ काम करती है और कामयाबी लगातार मिल रही है। सीटें 2, 4, 10, 50 आगे पीछे जरूर होती हैं। आपके लिए बहुत मुश्किल है सरन साहब, क्योंकि अब देखिए बीजेपी तो थी ही आपके दुश्मन, लेकिन अब मायावती भी झंडा लेके खड़ी हो गई है और वो पीडीए वाला जो डी है ना, पीडीए के बीच वाला डी, उस डी पर वो हाथ साफ करना चाहती हैं बहुत बुरी तरीके से। शरद शरण जी। अमित जी मैं आज बहुत खुश हूं आपके पटल पे चर्चा में आके। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। पूरी चर्चा जो है पीडीए के नैरेटिव के चारों तरफ घूम रही है, वहां से हिल भी नहीं पा रही। यस मैं इसको विस्तार दूंगा कि कैसे। हाँ। अब राम आएंगे तब वो पोस्टर याद कीजिए जिसमें लंबे से मोदी जी छोटे से राम को मंदिर के अंदर ले जा रहे थे। अब वो पोस्टर कहीं नहीं दिखता, और जबकि कल ही ध्वज चढ़ने वाला है उस मंदिर पे जी। और हम सब हिंदू जानते हैं, कि मंदिर पे ध्वज सबसे आखिरी में चढ़ता है जब मंदिर बन जाता है जी। तो पूरे देश को मालूम क्या अब जाके बन पाया है।
इसका मतलब जो 2 साल पहले उद्घाटन हुआ था वो क्या हुआ था वो बताता हूं आपको। 2019 में पुलवामा के नाम पे वर्दी के प्रति जो है उसका इस्तेमाल किया। 2024 में हिंदुओं जो आस्था है ईश्वर के लिए उसका इस्तेमाल किया। इस बार जब बिहार में गए तो बुर्का, मुसलमान, घुसपैठिया, ना पुलवामा याद आया ना भगवान याद आए। इनका काम है हर बच्चे के साथ नया झुंझुना निकालना बाहर। लेकिन एक बात आप सुनिएगा, चुनाव जीतने के बाद इनके नेताओं ने लगातार बोला है कि घुसपैठियों पर विजय हुई। एसआईआर कराया, कितने घुसपैठिए चिन्हित किए, किसी ने घोषणा नहीं की। आज की तारीख में किसी को पता कि बिहार से कितना घुसपैठिया एसआईआर के बाद चिन्हित हुआ है, उसकी कोई संख्या नहीं। अब दूसरा देखिए, कुंदक्की में इन्होंने 65% बताया है मुस्लिम, मेरे के करीब मुस्लिम आबादी है। तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं वोट कितना मिला? 76%। और मैं बहुत आभारी हूं रत्नाकर जी का। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में कम से कम 50-60 सीटें मुस्लिमों को अब देंगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी देश में पहली बार करेगी कि अब मुस्लिमों को भी हिस्सेदारी की बात कर रही है और उनको भी चुनाव लड़के सहभागिता का मौका देगी लोकतंत्र में। ये श्योर कैसे है? शरण साहब ये श्योर कैसे है? मैं तो श्योर नहीं हूं उस बात को लेकर, आप कैसे श्योर है इतना? मैं श्योर नहीं हूं कि मुस्लिम्स ने वोट दिया है बीजेपी को, तो अगर वोट दिया है तो सीट भी तो लेंगे ना, सीट भी लेंगे और ये देंगे भी, क्योंकि चुनाव इनको जीतना है। देंगे भी। आ रहा हूं रत्नाकर सिंह जी, आ रहा हूं। बीच में मत बोलिए, अपने समय। शरण साहब बात पूरी करिए, वो बीच में नहीं बोल रहे। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले चौबे जी सबसे ज्यादा द्रवित हो रहे थे यादवों के हक और अधिकार के लिए और दलितों के हक और अधिकार के लिए। और आप भी जानते हैं कि उनका कितना वोट भाजपा को मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि पीडीए के गोल के चारों तरफ ही घूमेगी भाजपा, हिल नहीं पाएगी। जहां तक उन्होंने दलितों की बात की तो उस पे भी सुन लीजिए। अयोध्या की जनरल सीट पे दलित भारतीय जनता पार्टी को ये दिया है दलित ने कॉन्फिडेंस कि वो पीडीए के साथ है और उसको दलितों ने हराने की शुरुआत भाजपा की है अयोध्या से। और ये पूरे देश ने देखा है, पूरे देश जानता है कि अवधेश जी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया। और वो लगातार 5 सांसद यादवों के सांसदों की बात कर रहे थे। मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के 43 सांसद जीते थे, 6 कांग्रेस के और 37 सांसद समाजवादी पार्टी के। और उसमें ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसी कोई जाति नहीं है कि जिसका प्रतिनिधित्व ना हो। और भाजपा कौन सा प्रतिनिधित्व करने जा रही है वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा वो एक चीज की चिंता भाजपा वाले हमेशा करते हैं, गेस्ट हाउस कांड की। और जब वो ये बताते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि उस घटना के बाद अटल बिहारी जी ने एक बड़ा सा बयान दिया था, एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल के फेंक दिया और फिर पहला कांटा फेंक दिया। और 2019 के गठबंधन के बावजूद हम सब एक साथ पीडीए के छाते के खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं भूल पा रही है। ठीक है, इसीलिए कहता हूं अंग्रेजों ने सीखा है डिवाइड एंड रूल, वो नहीं जाएगा। ठीक है शरण साहब, ज्यादा वक्त नहीं सर, छोटा छोटा रखते हैं। हाँ शरण साहब जी ठीक है। रत्नाकर सिंह जी आपका काउंटर, मैं आ रहा हूं आपके साथ। चंद्रमोहन जी आपके पास आ रहा हूं। जी अमित जी अभी हमारे प्रवक्ता जो यहाँ समाजवादी पार्टी के बैठे हैं ये कह रहे हैं कि 50-60 सीट हम लोग मुस्लिमों को देंगे। अरे भाई 53 सीट दे के आरजेडी ने देख लिया कितनी सीटें हासिल हुई। कितनी सीटें देंगे ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है जिस समाज के लिए आप बात कर रहे हैं वहां पे लाभार्थी वर्ग और बेनिफिशियल कितने हैं। इस देश में सबसे ज्यादा केंद्रीय नीतियों चाहे राज्य की नीतियों का फायदा सबसे बड़ा लाभार्थी वर्ग मुसलमान रहा है। इसलिए मुसलमान हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जो शिक्षित मुसलमान है, पढ़े लिखे मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ टिकट मात्र देने से कोई आपकी गारंटी नहीं हो जाएगी कि आप जीत सकते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा अमित जी, ये पीडीए बार बार ये पीडीए कह रहे थे और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे।
खुद कंफ्यूज हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है, कभी ये ए में ए का मतलब अगड़ा बताते हैं, कभी अल्पसंख्यक बताते हैं, कभी पी में पिछड़ा बता देते हैं, कभी उसको पंडित बता देते हैं, कभी डी में दलित बता देते हैं, कभी डिंपल कह देते हैं। भाई पीडीए का मतलब है क्या आखिर में, आज आप बता दीजिए इसी चैनल पे। सहूलियत से बदल जाता है मतलब, लोगों को कंफ्यूज करने का काम करते हैं। Just give me 20 seconds after it. सिर्फ कंफ्यूज करने का काम करते हैं और खुद ही नहीं पता है कि पीडीए का मतलब आप क्या क्या कहना क्या चाहते हैं। पहले यही बता दीजिए, ए का मतलब अगड़ा है कि अल्पसंख्यक है, पहले यही बता दीजिए। ठीक है सिंह साहब, 20 सेकंड दे रहा हूं शरद जी, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे जाना चंद्रमोहन जी के पास। 20 सेकंड 20 सेकंड। हाँ 20 सेकंड। अमित जी, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था बोलती है कि हमें संवैधानिक हिस्सेदारी देनी होगी। अगर इस देश में कोई जाति संप्रदाय 15% 20% है, उसके विधायक देने होंगे। अरे बोलने दीजिए, प्रदेश की जनता को ये बता उसके विधायक देने होंगे। ए का मतलब उसके विधायक देने होंगे। ए का मतलब अब ये देखिए, अब ये कुत्ता बिल्ली लड़ाई मत कराइए, मैं ऐसी लड़ाई नहीं करूंगा। ठीक है चंद्रमोहन जी, ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रमोहन जी के पास जा रहा हूँ। रत्नाकर जी बस, ठीक है ठीक है, वक्त नहीं है शरद साहब, वक्त नहीं, वक्त नहीं, माफी चाहता हूँ। सुनिए, I've already given you, sir. Sir, I've already given. Sir, I'm very sorry. I'm very sorry. Other guests are also waiting. चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 मिनट का वक्त है, फिर मुझे राणे साहब का क्लोजिंग कमेंट लेना है। चंद्रमोहन जी, मुझे ये बताइए, 2027 के चुनाव को लेकर सब लोग अपनी अपनी सेटिंग में लगे हुए हैं। कोई अगड़ी को के पीछे है, कोई पिछड़े के पीछे, कोई दलित का बात करता है, कोई मुसलमानों की बात करता है। कांग्रेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कौन सी जाति इंपॉर्टेंट है, कौन सा नैरेटिव इंपॉर्टेंट है, कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है? अमेठी रायबरेली में जिस तरह से लगातार पकड़ कमजोर होती चली गई, सेंट्रल लखनऊ एक वक्त में बहुत मजबूत गढ़ हुआ करता था कांग्रेस का। हम वाराणसी की बात कर लें, हम प्रतापगढ़ की बात कर लें, हम गोंडा की बात कर लें, हम बहराइच की बात कर लें, हम कुंडा इलाके की बात कर लें, आप लोग बहुत मजबूत थे उन इलाकों में। गाजीपुर, छपरा, आरा, बलिया, बक्सर में बहुत मजबूत थी कांग्रेस। अब वहां पर हालत खराब है, कैसे रिज्वाइन होगा सब मामला फिर से? देखिए अमित जी, आज देश के अंदर दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। एक विचारधारा वो है जो अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने बोला, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, ये तो ठीक है कि देश के अंदर सबका साथ सबका विकास चाहिए, लेकिन उस सबका साथ सबका विकास के पीछे जो द्वंद्व भाषा और जो देश के अंदर जो कटुता बढ़ी हुई है, हिंदू भाई एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। राइट, वो हिंदू भाई एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो फिर हिंदुस्तानी कहां रहेगा, फिर भारतवासी कहां रहेगा? ये विचारधारा जो पहले थी, जिसको हटा दिया गया और एक धर्म और मध्य पे ला के रोक दिया गया। अभी आप देखिए, रत्नाकर जी ने जो अपने वक्तव्य में कहा, उनका वो वक्तव्य अपने आप में विरोधाभास में चला गया कि अगर एक प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि मुस्लिम को वोट टिकट दे रहे हैं, तो यही पे वो संशय में चले जाते हैं और ये बात कहते हैं कि उनकी नजर में तो देश का मुसलमान भारतीय नागरिक है ही नहीं, लेकिन वो संस्थाओं का फायदा ले रहा है। अरे फायदा ले रहा है तो फिर सेंटर के अंदर सरकार किसकी है? रत्नाकर पांडे जी आपकी है ना। अभी आपने SIR के ऊपर जो बवाल मचा रखा है, जिसमें इतने BLO हर स्टेट के अंदर अपनी जान गंवा रहे हैं, तो अगर आपके रहते हुए बाहर के घुसपैठिए यहाँ पर थे तो 2000 जोड़ना, फिर 1924 तक आपकी जीत मानी की थी, क्या वो घुसपैठियों के साथ तालमेल की थी? और आज आपको आपका गिरता ग्राफ दिख रहा है, तो उसके तालमेल के अंदर आपको इलेक्शन कमीशन की सहायता लेनी पड़ जाती थी। अगर सबका साथ सबका विकास है तो उसके अंदर धर्म हर बन जाए, क्योंकि इस देश के वर्ल्ड के अंदर जहां 2 या 10 किलोमीटर के बाद धर्म जाति बदल जाती है, उत्तर प्रदेश तो उसके अंदर बहुत प्रमुख है। ठीक है, क्योंकि उसके हर एक जिले की भाषा बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरा ठिकाना उसी बात पर है जो पूरी तरह से देश फेयर इनफ, ठीक है, फेयर इनफ सर, और धर्म और मजहब की राजनीति के सारा, ठीक है, फेयर इनफ, पॉइंट टेकन। राणे साहब, मैं आपको 2 मिनट 2.5 मिनट दे रहा हूं सम अप करने के लिए। मायावती जो स्ट्रैटेजी बना रही है, जो रिसर्च हम दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो डेटा और पॉइंटर्स हम दिखा रहे हैं कि अब किस तरह से वो काम करेंगे, RSS की तर्ज पर वो पूरा डेमो प्लान कर रहे हैं। आपके हिसाब से ये जो कोशिश है मायावती की, आपने कह दिया कि ये सरकार बनाने की कोशिश नहीं है, विपक्ष में बैठने की कोशिश है, क्या अगर विपक्ष में बैठने की कोशिश भी है राणे साहब, तो क्या कामयाबी मिलती है? एक सीट है, एक से अगर 10 भी हुए, 5 भी हुए, 15 भी हुए, तो कुछ तो प्लस हो ही रहा है राणे साहब। अमित जी, निश्चित तौर पे एक से अगर संख्या बढ़ती है, 0 से भी बढ़ती है, तो भी उसको प्लस ही माना जाता है। राइट। और चूंकि आप सभी जो है बहन जी के कार्य करने के तरीके से वाकिफ नहीं है, राइट,
ये मीटिंगें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि बहन जी को कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है, समर्थक की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारे वसूली अमीन है। इनको बुला करके जितनी भी मीटिंगें होती है उसी से पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा इतना बकाया रह गया, तुम्हारा इतना बकाया रह गया, तुम्हारा इतना बकाया रह गया, कब आएगा? नहीं आएगा तो फायर कर दिए जाओगे। खैर, ये उनके काम करने का तरीका है। इसको जो है पार्टी से जोड़ने की जरूरत नहीं है, पार्टी से जोड़ करके चलने की देखने की जरूरत नहीं। और हमारे दोस्त रत्नाकर सिंह कह रहे थे जब से नतीजे आए हैं बिहार के, सब ये नतीजे नहीं आए, भतीजे आए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, नतीजे नहीं आए हैं, भतीजे आए हैं। दूसरा, अभी हमें बताया जा रहा था कि हम जो है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और ये नहीं बताया जा रहा है कि ये बताइए अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाले देश का जो सिक्का, जो रुपया है, जो मुद्रा है, वो $90 पहुंच गई। जो कर्ज कभी 55,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, आज 2.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हो गया है। क्या सपने दिखा रहे हैं यार? सवाल यह है। और तीसरी बात यह है, अमित जी आप ये बताइए, अगर आपके मोबाइल का जो सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, जो भी हो, अगर उसने आपका सिम लॉक कर दिया है या किसी दूसरे मोबाइल पे डाइवर्ट कर दिया है, तो कॉल आपके पास आएगी, मैसेज आपके पास आएगा? नहीं आएगा। जब चुनाव में इसी तरह सर्विस प्रोवाइडर डाइवर्ट कर देता, सर्विस ही अपने डाइवर्ट कर देगा, तो रिजल्ट कांग्रेस कहां से ले लेगी, समाजवादी पार्टी कहां से ले लेगी? शुक्रिया राणे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त नहीं, मैं माफी चाहता हूं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रत्नाकर सिंह जी बीजेपी का पक्ष रख रहे थे, शरद सरन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के थे, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस की बात कर रहे थे, और गौतम राणे साहब अम्बेडकरवादी। देखिए, यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सबसे बड़ा मसला यह है कि पीडीए को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि दलित, अगड़ा और मुसलमान एक ऐसा वोट बैंक है जो पूरी सियासत की दशा, दिशा और तस्वीर बदल सकता है। बीजेपी के लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन अखिलेश बाबू का रास्ता भी कोई आसान नहीं रहने वाला। प्रश्नकाल में फिर से हाजिर होंगे सवालों का बड़ा पुलिंदा लेकर। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।